दोस्तों, आज की दुनिया में ताकत को अगर अभी भी मिसाइल्स, फाइटर जेट्स और जीडीपी रैंकिंग से मापा जा रहा है, तो ये समझ लेना चाहिए कि हम एक पुरानी दुनिया की भाषा बोल रहे हैं। असली ताकत आज इस बात से तय हो रही है कि फैसले कौन ले रहा है, किस स्पीड से ले रहा है और किस सोच के साथ ले रहा है। क्योंकि जिस देश के पास डिसीजन मेकिंग की शक्ति होगी, वही देश आने वाले समय में इकोनॉमी को कंट्रोल करेगा, बैटलफील्ड को डोमिनेट करेगा और ग्लोबल रूल्स लिखेगा। और आज वही डिसीजन मेकिंग धीरे धीरे इंसान के हाथ से निकलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हाथ में जा रही है। इसी बैकग्राउंड में जब ये खबर आती है कि इंडिया क्वाइटली लेकिन फर्मली दुनिया की थर्ड बिगेस्ट एआई पावर बन चुका है और उसने यूके, जापान और साउथ कोरिया जैसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड देशों को पीछे छोड़ दिया है, तो यह सिर्फ एक रैंकिंग अपडेट नहीं रह जाती, ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल सिग्नल बन जाती है, जिसे समझने के लिए हमें हेडलाइंस से बहुत आगे जाकर डॉट्स कनेक्ट करने पड़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब फ्यूचर टेक्नोलॉजी नहीं रही, यह प्रेजेंट पावर बन चुकी है। आज एआई डिसाइड कर रहा है कि किस सिटीजन को लोन मिलेगा और किसे नहीं, किस पेशेंट को पहले ट्रीटमेंट मिलेगी और किसे इंतजार करना पड़ेगा, किस इलाके को सिक्योरिटी थ्रेट माना जाएगा और किस ड्रोन स्ट्राइक को ग्रीन सिग्नल मिलेगा। यानी वे फैसले जो कभी इंसानी विवेक, नैतिकता और जिम्मेदारी से जुड़े होते थे, आज एल्गोरिदम के लॉजिक पर आधारित हो रहे हैं। और यहीं से एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं रह जाती, बल्कि मॉरल पावर बन जाती है। यही कारण है कि ग्लोबल एआई रेस अब सिर्फ फास्टर चिप्स और बिगर डाटा सेंटर्स की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह इस बात की लड़ाई बन चुकी है कि कौन देश एआई को सही सोच, सही वैल्यूज और सही कॉन्टेक्स्ट के साथ ट्रेन कर पाएगा। अब यहीं पर फिलोसॉफी और एआई आपस में टकराते हैं। दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में एक सवाल दशकों से पूछा जाता रहा है, जिसे ट्रॉली प्रॉब्लम कहा जाता है। सवाल बहुत सिंपल दिखता है, लेकिन जवाब इंसान को अंदर से हिला देता है। अगर एक ट्रॉली 5 लोगों की तरफ जा रही हो और आपके पास ऑप्शन हो कि उसे दूसरी ट्रैक पर मोड़ दिया जाए जहां सिर्फ एक इंसान मरे, तो क्या आप लीवर खींचेंगे? यह सवाल सिर्फ मरने और बचने का नहीं है, यह सवाल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटेंशन और मोरालिटी का है। और आज यही डायलेमा ऑटोनोमस व्हीकल्स, बैटलफील्ड ड्रोन्स और मेडिकल एआई के सामने रियल टाइम में खड़ा है। जब एआई को हर सेकंड ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जहां हर ऑप्शन में नुकसान छुपा होता है, तब सवाल उठता है कि एल्गोरिदम किस नैतिक ढांचे पर काम करेगा। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया की एंट्री को समझना जरूरी है। इंडिया का एआई पावर बनना सिर्फ इसलिए नहीं है कि यहाँ बड़ी संख्या में इंजीनियर्स हैं या यहाँ कॉस्ट कम है। इंडिया की असली ताकत उसका कॉन्टेक्स्ट है। इंडिया एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ क्राउड सिटीज हैं, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, सोशल कॉम्प्लेक्सिटी है और हर पॉलिसी डिसीजन का रियल इम्पैक्ट करोड़ों लोगों पर पड़ता है। इंडिया में एआई क्लीन क्लासरूम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, बल्कि मैसी, इम्परफेक्ट और मॉरली कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड सिचुएशन से गुजरता है। यही वजह है कि इंडिया में ट्रेन हुआ एआई सिर्फ टेक्निकली स्ट्रांग नहीं होता, बल्कि डिसीजन मेकिंग के मामले में ज़्यादा ग्राउंडेड होता है। यही पॉइंट यूके, जापान और साउथ कोरिया के कंपैरिजन में इंडिया को आगे ले जाता है। यूके ने एआई रिसर्च में लीडरशिप दिखाई, लेकिन हाई कॉस्ट, लिमिटेड डोमेस्टिक डेटा डाइवर्सिटी और टैलेंट माइग्रेशन की वजह से इनोवेशन लैब से बाहर मैस डिप्लॉयमेंट नहीं बन पाया। जापान और साउथ कोरिया टेक्नोलॉजी और हार्डवेयर के जायंट्स हैं, लेकिन उनकी सोसाइटीज होमोजीनियस हैं, जहां एआई को ट्रेन करने के लिए वह एथिकल डाइवर्सिटी और स्केल नहीं मिल पाता जो इंडिया नेचुरली प्रोवाइड करता है। एआई को सिर्फ स्मार्ट बनाना काफी नहीं होता, उसे सोशली अवेयर बनाना भी उतना ही जरूरी होता है, और यही एडवांटेज इंडिया को इस रेस में आगे ले गया। अब जब एआई डिसीजंस की बात आती है, तो फिलोसॉफी के 2 बड़े स्कूल सामने आते हैं। एक कहता है कि वही डिसीजन सही है जो मैक्सिमम बेनिफिट दे, चाहे रास्ता कितना भी कठोर क्यों ना हो। दूसरा कहता है कि कुछ एक्शंस इनहेरेंटली गलत होते हैं, चाहे आउटकम कितना भी अच्छा क्यों ना दिखे। अब सोचिए, अगर एआई को सिर्फ आउटकम ड्रिवन लॉजिक पर ट्रेन किया जाए तो वो एफिशिएंसी तो देगा, लेकिन एम्पैथी नहीं देगा। अगर सिर्फ रिजिड रूल्स पर ट्रेन किया जाए तो वो फ्लेक्सिबिलिटी खो देगा। इंडिया धीरे धीरे एक ऐसा मिडिल पाथ बना रहा है जहां एआई को कॉन्टेक्स्ट, ह्यूमन फीडबैक और सोशल इम्पैक्ट के साथ इवॉल्व करने दिया जा रहा है, न कि उसे किसी एक एक्सट्रीम फिलॉसफी में बंद कर दिया जाए। इंडिया की पॉलिसी अप्रोच भी इसी सोच को रिफ्लेक्ट करती है। यहाँ एआई को लेकर बहुत ज़्यादा शोर नहीं मचाया गया, ना ही ओवर रेगुलेशन किया गया। इंस्टेड पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बनाए गए, लार्ज स्केल डेटा सेट्स जनरेट किए गए, स्टार्टअप्स को फ्रीडम दी गई और गवर्नमेंट खुद एआई का सबसे बड़ा अडॉप्टर बना।
यह अप्रोच बाहर से स्लो दिख सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही अप्रोच सस्टेनेबल लीडरशिप देती है। यही वजह है कि इंडिया का एआई इकोसिस्टम सिर्फ ग्रो नहीं कर रहा बल्कि मैच्योर भी हो रहा है। डिफेंस के क्षेत्र में एआई का इस्तेमाल इस पूरी कहानी को और सीरियस बना देता है। बैटलफील्ड में एआई डिसीजंस का मतलब सिर्फ एफिशिएंसी नहीं होता बल्कि लाइफ एंड डेथ होता है। ड्रोन स्वार्म किस टारगेट को प्रायोरिटाइज करे, कोलैटरल डैमेज कितना एक्सेप्टेबल है, एस्केलेशन कहाँ रोकी जाए, ये सारे मॉडर्न ट्रॉली प्रॉब्लम्स हैं। इंडिया डिफेंस एआई में अभी भी ह्यूमन इन द लूप अप्रोच पर जोर दे रहा है, जहां एआई असिस्ट करता है लेकिन फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान की रहती है। यही एथिकल रेस्ट्रेंट फ्यूचर वॉर्स में इंडिया को क्रेडिबल और रिस्पॉन्सिबल पावर बनाएगा। अब अगर पूरी तस्वीर को जोड़कर देखा जाए तो साफ दिखता है कि इंडिया का वर्ल्ड की थर्ड बिगेस्ट एआई पावर बनना सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन नहीं है, यह जियोपॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन का संकेत है। फ्यूचर में वही कंट्रीज ग्लोबल रूल्स लिखेंगी जो एआई स्टैंडर्ड्स, एथिक्स और ट्रस्ट डिफाइन करेंगी। एआई एक्सपर्ट सिर्फ टेक्नोलॉजी के नहीं होंगे, वे भरोसे के होंगे, और जिस कंट्री पर दुनिया भरोसा करेगी वही एआई रेस में असली विनर बनेगी। तो दोस्तों, इंडिया का इस पोजीशन तक पहुंचना इस बात का संकेत है कि इंडिया सिर्फ फास्ट लर्नर नहीं है, इंडिया वाइज बिल्डर भी बनता जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस में इंडिया सिर्फ पीछे पीछे चलने वाला देश नहीं रहा बल्कि डायरेक्शन सेट करने की पोजीशन में आ चुका है। यह सिर्फ रैंकिंग का बदलाव नहीं है, ये माइंडसेट का बदलाव है, ये रोल का बदलाव है, और ये आने वाले दशकों की कहानी की शुरुआत है। अगर आपको ये डीप, कनेक्टेड और ऑनेस्ट एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं सुनाते, हम फ्यूचर की तस्वीर जोड़कर दिखाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं रविश कुमार, साइनिंग ऑफ।